इमेजिन दिस, मिडिल ईस्ट के सारे तेल से लबालब भरे देशों ने आपस में दोस्ती कर ली और तय कर लिया कि अब अगर उनको कोई देश आंख दिखाएगा या उनके तेल पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो सब मिलकर उससे निपटेंगे। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे रसूखदार इलाका हो जाएगा। यहाँ के सारे देश डेवलप्ड देशों से भी ज्यादा शानदार हो जाएंगे और पूरी दुनिया का पावर सेंटर यहीं आ जाएगा। अमेरिका और यूरोप देश भी मिडिल ईस्ट की तरफ ललचाई नजरों से देखेंगे और अब ये कोई ख्वाब नहीं है। पिछले 50 सालों से अरब देशों के पास दुनिया के कुल तेल रिजर्व का तकरीबन आधा हिस्सा यही है। इनके तेल के बिना दुनिया ठप। अच्छा, आप नोट करो, पूरी दुनिया को तेल ये लोग देते हैं, अरब वरब। और सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू बाइकआउट करता है, ये भी हिंदू यूट्यूबर है, ये लोग बाइकआउट करते हैं कि अजरबैजान और टर्की, अल्लाह माफ़ करे, 5 किलो राशन पे तो कंगले पलते। तो ये तेल का बाइकआउट क्यों नहीं करते? क्योंकि एक तरफ अंडवा लंड भक्त कहीं से रिपोर्ट पढ़ के आता, बोलता है कतर, सऊदिया, ये लोग ही फंडिंग करते हैं जिहादी तंजीमों की। ओके, तो फिर तुम उनसे तेल खरीद के तुम उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो लंड वक्त फंस जाता है ये कहीं ना कहीं आके हो जाएगी। और इसीलिए तेल की दौलत पर वेस्टर्न पावर्स ने हमेशा से नजर रखी और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए तरह तरह की तरकीबें चली। लेकिन अगर इन देशों के बीच नेटो जैसा कोई धांसू अलायंस बन गया तो बाहरी ताकतें आसानी से तेल हथियाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। और अब ये बात हवा हवाई नहीं लगती, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से चेंज हो रहा है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। यूरोपियन देशों ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड की रखवाली के लिए वहां छोटी सी फौज भेज दी है, मगर अभी भी ट्रंप ग्रीनलैंड को यूएस में शामिल करने कोई सिंपैथी नहीं रखना यूरोप के साथ और कोई सिंपैथी नहीं रखना ग्रीनलैंड के साथ। ये यूरोप ही था जो अपनी फौज लेके उतरता था अफगानिस्तान के अंदर। ये यूरोप ही था जो अमेरिका का एक पालतू पपेट, जिसको बोलते हैं कुत्ता है। ये यूरोप ही है जो आपके सीरिया और इराक में अमेरिका को वेपन देता है। ये यूरोप ही है जो इजराइल को, यहूदियों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इनसे जीरो सिंपैथी। ये समझो दो कुत्तों की लड़ाई है इस टाइम, बस इसको इस तरह लो, एंजॉय करो। कोई भी साफ हो इसमें, किसका भी नुकसान हो, नुकसान जिनका होना चाहिए उन्हीं का ही हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ इसके लिए जीरो सिंपैथी है। ग्रीनलैंड अमेरिका हथियाए, वेनेजुएला को करे कराए, कुछ भी करे, हमारा उससे लेना देना रुपए का नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया इस टाइम एक न्यू ऑर्डर की तरफ जा रही है। सही है भाई, सारे अपने अपने खेमे दुरुस्त कर रहे हैं या अपने अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं। यूरोप अपना किबला दुरुस्त कर रहा है, अमेरिका जगह पकड़ रहा है। अच्छा, अरब जो है वो अपना एक अलग नेटो बना रहा है। अबे ये लड़वत क्या बनाएंगे भाई? ये इनके पास तो कोई कंट्री भी तो नहीं है। तो ये पता नहीं बेगानी की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना बन रहे होते, कभी अरब नेटो से डरते या कभी किस नेटो से। भाई तुम्हें खत्म करने के लिए नेटो की जरूरत नहीं है, इंडिया का बेड़ा गर्क करने के लिए नेटो की जरूरत नहीं है। अभी 10 मई को रिजल्ट निकला है, पाकिस्तान अकेला तनहा काफी है। जिद पर पड़ा है। इस जिद की वजह से नेटो अलायंस के बीच दरार आ सकती है और एक गलती हुई नहीं कि पूरा वेस्टर्न अलायंस बिखर जाएगा। इसलिए अब वो सारे देश जो अपनी सिक्योरिटी के लिए अब तक अमेरिका के भरोसे बैठे थे, उनके मन में डर बैठ गया है कि अमेरिका कब किसका साथ छोड़ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यूरोपियन मुल्क तो अपनी अलग मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने की सोच ही रहे हैं। साथ ही में मिडिल ईस्ट में भी बड़ी हलचल है। सऊदी नहीं, अमेरिका कब किसका साथ छोड़ दे वो तो चलो समझ आ गई। अमेरिका का भी तो अफगानिस्तान में साथ छोड़ के भागे थे ये लोग। यूरोपियन कंट्रीज एंड में सिर्फ अमेरिका लड़ता रहा भाई अफगानिस्तान में। 2012 में कनाडा भागा, उससे पहले जर्मनी, सारी कंट्रीज भागती चली गई। तो ये यूरोप भी वही चीज है भाई। अब जैसे देश अब जोर शोर से अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में जुट गए हैं। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान के साथ मिलिट्री डील साइन करके तय किया कि किसी एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला होगा। मतलब सऊदी अरब एक तरह से पाकिस्तानी न्यूक्लियर ताकत की छतरी के नीचे आ गया है। इतना ही नहीं, टर्की भी इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होने की तैयारी कर रहा है और चर्चे हैं कि बातचीत आखिरी स्टेज पर है। उधर ईरान और इराक भी तेजी से करीब आ रहे हैं। दोनों ने आपसी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ऑफिशियल समझौते किए हैं और इराक खुलकर ईरान के खिलाफ इजराइल की किसी भी एक्शन का विरोध कर रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि मिडिल ईस्ट और उसके आसपास की दुनिया एक नए मुस्लिम नेटो अलायंस की तरफ बढ़ रही है। अगर वाकई ऐसा अलायंस बना तो क्या कमाल होगा, इसमें कौन कौन से देश साथ होंगे और क्या चैलेंजेस हैं, इस सब पर हम आगे बात करेंगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुस्लिम देशों खासकर अरब दुनिया के एक होने पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। दोस्तों, कुफार के खेमे में मचा हुआ है भाई, बाकी तो मुसलमान तो खुश है।
दरअसल तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट हो रही है और ऐसे में दुनिया में किसी भी मुल्क का अकेले सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और अरब देशों ने तो इतिहास में देखा है कि कैसे बाहरी ताकतों ने उन्हें बांट कर राज किया, उनका फर्क। अबे चलो, दुनिया तो देख रही है। अबे तुम्हारे पास तो कोई कंट्री भी तो नहीं है भाई। तुम तो शायद पहला वर्ल्ड वॉर देखोगे, उससे पहले तो तुम गुलाम थे अंग्रेजों के। फायदा उठाया। अगर अरब और दूसरे बड़े मुस्लिम मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान और इराक, तो इनके पास दौलत, ताकत, टेक्नोलॉजी सब कुछ होगी। जहां सऊदी अरब के पास बेपनाह तेल की दौलत है और वो इस्लामी दुनिया का कल्चरल सेंटर है, तो वहीं पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और दुनिया की टॉप फौजों में वो शुमार आर्मी मौजूद है। टर्की के पास जबरदस्त मिलिट्री ताकत है। नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्मी टर्की की ही है और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री भी तेजी से मॉडर्न हथियार बना रही है। वहीं अगर इजिप्ट की बात करें तो उसके पास अरबी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है और भारी आबादी वाली फौजी ताकत है। इसके साथ अगर ईरान और आ जाए तो सोने पे सुहागा। ईरान के जुड़ने से मिडिल ईस्ट के पास और भी बड़ी मिलिट्री पावर आ जाएगी। सोचिए, ये पांचों मिलकर चले तो क्या इन्हें कोई चुनौती दे पाएगा। इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन से लेकर एडवांस ड्रोन, 5th जनरेशन लड़ाकू विमान, सब कुछ होगा। टर्की पहले से ही पाकिस्तान के साथ मिलकर वॉरशिप बना रहा है, पाकिस्तानी F-16 विमानों को अपग्रेड कर रहा है और टर्की अपने नए फाइटर जेट प्रोजेक्ट KAN में पाकिस्तान और सऊदी अरब को भी शामिल करना चाहता है। मतलब ये मिलिट्री कोऑपरेशन का ऐसा नमूना बन सकता है जिसे देखकर बड़े बड़े मुल्कों को भी डर महसूस होगा। ये देश एक साथ अरबों खरबों डॉलर की इकोनॉमी बनाते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं। और जैसा कि हमने बात की ही कि सिर्फ अरब देशों के पास ही पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व का 43% से ज्यादा तेल है। एक बार ये यूनाइटेड ब्लॉक बन गया तो ये अपने ऑयल और गैस प्रोडक्शन को मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस से लेकर सप्लाई तक सब यही लोग डिसाइड करेंगे। इससे इनके पास दौलत की बारिश होगी जिसका इस्तेमाल ये अपने देशों को सुपर डेवलप बनाने में कर सकते हैं। यानी आने वाले कल में ग्लोबल पावर सेंटर वेस्ट के बजाय मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो सकता है और अभी से इसके इशारे मिलने लगे हैं। सऊदी, यूएई, ईरान, इजिप्ट जैसे मुल्क ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होकर दिखा रहे हैं कि वो वेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सब समझ रहे हैं कि यूनिटी में ही भलाई है। यही वजह है कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में सिक्योरिटी अलायंस की नींव रख दी है। सब पाकिस्तान के पास आ रहे भाई। कुछ तो हुआ है 10 तारीख को। दुनिया तो धोखा नहीं खा सकती, कुछ तो हुआ है। बेशक वो गूगल मैप की पिक्चरें साबित हो गई है, मतलब सामने आ गई है, पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे, इंडिया ने सरेंडर क्यों करा। लेकिन आप नोट करो, ये जो जंग हुई थी ना 4 दिन की, इसने पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कोई 20 साल आगे करा है और इंडिया को 30 साल पीछे करा है। देख लो, लोग डिफेंस पैक्ट बनवाने आ रहे हैं पाकिस्तान के पास। इलाके में अपनी मर्जी चलाने के लिए किसी और की तरफ न देखना पड़े। कुल मिलाकर अगर मुस्लिम देशों का ऐसा गठबंधन बनता है तो दुनिया की ताकत का पलड़ा इनकी तरफ झुक जाएगा और कोई भी सो कॉल्ड सुपर पावर इन्हें आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा। मुस्लिम देशों के बीच ऐसे मिलिट्री अलायंस की बात कोई नई नहीं है। अरबों का ये ख्वाब बरसों पुराना है और कई लोगों ने इसे हकीकत बनाने के लिए अपनी जान तक गंवाई है। 20th सेंचुरी में जब अरबी देशों को आज़ादी मिलनी शुरू हुई तभी से अरब यूनिटी का नारा गूंजने लगा था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्देल नासिर ने तो जैसे अपनी जिंदगी का मिशन ही बना लिया था अरब दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने का। 1958 में इजिप्ट और सीरिया ने एक होकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक यानी कि UAR बना दी। नासिर इसके प्रेसिडेंट बने। उस दौर में पूरे अरब वर्ल्ड में जबरदस्त जोश था। इजिप्ट सीरिया यूनिटी को अरबों की विदेशी दबदबे से आजादी की तरफ एक क्रांतिकारी कदम माना गया। नासिर ने खुद उस दिन को अरब कौम की आजादी का दिन करार दिया था। उनके करिश्माई लीडरशिप से पूरे मिडिल ईस्ट की आवाम मुतासिर थी, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों इराक, लेबनान, यमन वगैरह में लोग नासिर के साथ जुड़ना चाहते थे। नासिर खुलेआम कहते थे, उठो, इंपीरियलिज्म का जमाना खत्म हुआ। मतलब अब वेस्टर्न ताकतों की गुलामी नहीं चलेगी। मगर अफसोस कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ज्यादा दिन नहीं चली। 3 साल में सीरिया अलग हो गया क्योंकि वहां के कुछ नेताओं को लगा कि इजिप्ट का दबदबा बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने यह भी दिखा दिया कि अरब आवाम में एकता की कितनी चाहत थी। नासिर के बाद लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी ने भी इस मिशन को अपनाया। 1970s में नासिर के गुजरने के बाद गद्दाफी खुद को पैन अरब लीडर के तौर पर पेश करने लगे थे। उन्होंने एक नहीं कई मुल्कों से यूनियन बनाने की कोशिश की। इजिप्ट और सीरिया के साथ 1971 में फेडरेशन ऑफ अरब रिपब्लिक बनाया। फिर ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट के साथ 1974 में अरब इस्लामिक रिपब्लिक बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्मी, एक प्रेसिडेंट होने वाला था। मगर
ये सारे प्लान कागजों से आगे नहीं बढ़ पाए। इजिप्ट, सीरिया, लीबिया की फेडरेशन बस नाम की रही, क्योंकि उस दौर के लीडरों में आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और हर किसी को खुद की लीडरशिप चाहिए थी। ट्यूनीशिया लीबिया यूनियन तो महज कुछ दिनों में ट्यूनीशिया ने कैंसिल कर दी। ट्यूनीशिया को डर था कि लीबिया के साथ जाने पर गद्दाफी का असर उनके मुल्क में बढ़ जाएगा और वो खुलकर फैसले नहीं ले पाएंगे। इन नाकामियों से हताश होकर गद्दाफी ने बाद में अरब यूनिटी का सपना छोड़कर अफ्रीकन यूनिटी पर फोकस किया, मगर उन्हें वो मकसद भी अपनी जिंदगी में पूरा होते नहीं दिखा। इसके अलावा एक और बड़ी कोशिश हुई 1969 में, जब मोरक्को में पहली इस्लामिक समिट बुलाई गई, जिसमें 24 मुस्लिम मुल्क इकट्ठा हुए और एक नए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC का जन्म हुआ। सऊदी अरब के किंग फैसल इस पहल के लीडर थे। मकसद था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म देना ताकि फिलिस्तीन से लेकर दूसरे मसलों पर सबकी आवाज एक हो। 1974 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में दूसरी इस्लामिक समिट हुई, जिसमें 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। वहां ऐलान हुआ कि इस्लामिक देशों की एकता किसी और कौम के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अपने भाइयों के मामलों में बाहरी दखल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समिट में मुस्लिम लीडर्स ने सारे मेंबर कंट्रीज से कहा कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में इजराइल से ताल्लुकात तोड़ दो। उसी समिट में किंग फैसल और पाकिस्तानी PM जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नेताओं ने मिलकर सोचा कि तेल की ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। 1973 के अरब इजराइल वॉर के बाद अरब देशों ने यूनाइटेड होकर अमेरिका यूरोप को ऑयल सप्लाई काट कर दिखा दिया कि वो एक साथ एक्शन ले भी सकते हैं। और अमेरिका के अंदर लोगों की मां मर गई थी। $63 का 1 लीटर पेट्रोल पहुंच गया था, गोरे पागल हो गए थे। और अल्लाह माफ करे कि मतलब ये ताकतें कितनी स्ट्रॉन्ग हुई थी कि ये जितने भी OIC में रहे लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट करा था, कोई भी अपनी मौत नहीं मरा। किसी को गवर्नमेंट से मरवा दिया, किसी को किस तरह मरवा दिया, इनको मरवा के एक मैसेजिंग दी गई थी उस दौर में। बहरहाल अब वो दौर नहीं है, मैसेजिंग दोगे तो फिर यहाँ से भी पूरा हाथ जाएगा। और अब क्योंकि उस टाइम वेस्ट और अमेरिका एक हुआ था, इस टाइम वेस्ट और अमेरिका ये आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट है। और उस टाइम पे चाइना कोई दूसरी सुपर पावर मार्केट में नहीं आ रही थी, इस टाइम दूसरी सुपर पावर मार्केट में आ रही है। लोगों के पास एक सेकंड या ऑप्शन बी या प्लान बी जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है, जिस वजह से अब ये OIC को उस तरह नहीं तोड़ पाएंगे जैसे इन्होंने शुरू में तोड़ा था, जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने इसको फाउंड करा था। फैसल ने वेस्ट को वार्निंग दी थी कि अगर यरूशलेम पर अटैक हुआ तो तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और वाकई तेल एम्बार्गो लगाकर अमेरिका यूरोप को झुका दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात, 1980s के दशक में जब अफगान जंग चल रही थी, तो उस वक्त ओसामा बिन लादेन का भी ख्वाब था सारे मुस्लिम मुल्कों को मिलाकर एक ताकत खड़ी करना जो अमेरिका इसराइल को चुनौती दे सके। और अब ये विजन धीरे धीरे हकीकत बनता नजर आ रहा है। जाहिर है लादेन के रास्ते पर न चलकर शांति से बड़े लेवल पर मुस्लिम मुल्क अपने फायदे के लिए अब साथ आने लगे हैं, लेकिन इसकी राह में अभी भी कुछ दोस्तों, मुस्लिम नेटो बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा इन मुल्कों में आपस की दुश्मनी है। इसके अलावा सुन्नी और शिया का मसला सदियों से चला आ ही रहा है, जिसे अमेरिका ने खूब बुलाया है। लेकिन हाल के दिनों में खासकर गजा पैलेस्टाइन के मुद्दे पर हमने देखा कि शिया सुन्नी दोनों मुल्कों ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया, लेकिन ईरान जैसी हिम्मत सऊदी ने नहीं दिखाई। मतलब साफ है कि अभी भी अरब वर्ल्ड दो खेमों में बटा हुआ है। सऊदी अरब और ईरान के बिना मुस्लिम नेटो नहीं बन सकता, लेकिन एक दमदार सुन्नी लीडर है तो दूसरा सबसे बड़ा शिया लीडर। सऊदी अरब को डर है कि ईरान के साथ आने पर शियाओं का दबदबा हो जाएगा। और भाई सऊदी अरब जो ब्लॉक बना रहा है ना, वो अकेला ब्लॉक भी काफ़ी है। शिया कंट्रीज कितनी है, चलो मैं आपको आज गिनवाई देता हूँ। बहरीन में गए, बहरीन में मेजोरिटी शिया है, ईरान में लगा लो, और आपको एक फन फैक्ट मैं बताऊंगा, किसी को पता भी नहीं होगा, अजरबैजान शिया कंट्री है भाई। और जब अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हो रही थी तो आप समझ रहे होगे कि ईरान ने साथ दिया होगा अजरबैजान का, नहीं, ईरान ने साथ दिया था आर्मीनिया का, वेपन से लेके ड्रोन तक। ये अजरबैजान और ईरान जो है ये शिया कंट्री है, लेकिन जब इसका मामला आता है तो फिर क्या ही शिया और फिर क्या ही सुन्नी, फिर इसमें हर बंदा अपना देखता है मफाद। तो मैं नहीं समझता कि ईरान की ब्लॉक की ज़रूरत है। देखो ईरान की ब्लैक मार्केट बड़ी है, बट ईरान उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान। अगर आप ये जो नेटो बन रहा है इसमें से आप पाकिस्तान माइनस कर दोगे, ये एक तरह का मैं समझता हूँ दूसरे लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसों के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन न्यूक्लियर नहीं आया, समझो आपके पास कुछ नहीं आया। पाकिस्तान है तो इस मुस्लिम नेटो की मतलब कोई देख भी नहीं सकता आसपास। पाकिस्तान के पास वो ताकत है, पाकिस्तान के पास एक ये टैलेंट है।
और मुस्लिम नेटो में बहुत सारी कंट्रीज है, देखो शिया कंट्रीज कम है। असूलन तो चलो आ जाना चाहिए भाई इसराइल के साथ, तो फिर यही है कि उसके अगेंस्ट तो आपको सब कुछ आना चाहिए, और ये दूसरा इंडिया वाले फ्रंट को भी आपको चारों तरफ से ओपन करना चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ईरान हमारा सगा है। नहीं तो अगर ईरान बॉर्डर के जरिए वहां से इंडिया से दहशतगर्द यहाँ पे पाकिस्तान भेजते रहेगा, तो भाई फिर ईरान को वही वाले मिसाइल ही जज करते जो अभी ये 10-11 दिन की लड़ाई में हुआ है। और ईरान चाहता है कि ये डर फिजूल है और दोनों के साथ आना चाहिए। यमन, सीरिया, ईरान जैसी जगहों पर दोनों मुल्क पावर गेम खेलते रहे। अगर मुस्लिम नेटो बनना है तो सऊदी ईरान को एक पेज पर आना ही होगा। हाल ही में और ईरान जो था भाई, मैं इसमें सऊदीया को कोई ये नहीं कि क्लीन चिट दे रहा हूँ, ईरान ही था जिसने इराक और सीरिया का बेड़ा गर्क करवाया है, सिविल वॉर करवा के। ईरान की ही प्रॉक्सियां हैं, ये तो ईरान खुद इस चीज को एडमिट करता है भाई कि वो प्रॉक्सी पे जीता है। यही प्रॉक्सियां थी जो जिन्होंने खून बहाया था इराक और सीरिया के अंदर, सही है। और यही वजह थी कि जब इजराइल के बम गिर रहे थे, मिसाइल आ रहे थे ईरान पे, बॉर्डर के पड़ोसी साथ नहीं थे, और जब पड़ोसी साथ ना हो तो फिर आपका नुकसान ज्यादा होता, जो कि ईरान ने उठाया है। अब ईरान को इस जंग के बाद ये समझ आ गई भाई, इराक और सीरिया से बना के रखो, क्योंकि सीरिया तो इनका बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन है। अगर आप ग्राउंड पे जाओगे, इराक भी है शेख सद्दाम के दौर से, लेकिन सीरिया तो कट्टर किस्म का है, क्योंकि जब प्रोक्सियां बनाओगे तो फिर अरब ने भी प्रोक्सी बनाई उस दौर में, अरब स्प्रिंग के टाइम में सीरिया इराक में ईरान ने भी बनाई। उसका रिजल्ट क्या निकला? देखो अरब तो अपनी जगह पे रहा, कंट्रीज ग्राउंड जो बैटल ग्राउंड बने थे, ये इराक सीरिया बने थे, ये लोग कमजोर हुए, लेकिन नुकसान ईरान का हुआ। वो इस जंग में ईरान को पता लग गया कि उसकी प्रोक्सियों को आधे से ज्यादा लॉस जब इराक और सीरिया में हुआ था, तो वो जब ही इजराइल के अगेंस्ट अपनी प्रोक्सियों को उतना खास यूज कर नहीं पाया। हर चीज की कमी पड़ रही थी, लॉजिस्टिक से लेके मैन पावर से लेके। तो ईरान को सबसे पहले अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। ईरान को ये चीज मेक श्योर करनी चाहिए कि देख भाई हमें तेरी जरूरत, ईरान को समझना चाहिए कि सऊदीया को ईरान की जरूरत नहीं है, हाँ ईरान को सऊदीया की जरूरत है, क्योंकि गिनती की 1-2 कंट्रीज है, बाकी तो सारी सुन्नी कंट्रीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान को अपना पहले किबला दुरुस्त करना चाहिए। में दोनों के बीच एक डील हुई थी, इसके बाद में दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं, लेकिन पूरा भरोसा आने में अभी भी टाइम लगेगा। दूसरी तरफ तुर्की और अरब देशों में भी आपसी भरोसे की दिक्कत कभी कभी दिखती है। तुर्की और सऊदी अरब एक दौर में मिडिल ईस्ट में लीडरशिप को लेकर एक दूसरे के सामने थे। 2010 के बाद अरब स्प्रिंग और खासतौर पर 2018 में इस्तांबुल में एक सऊदी जर्नलिस्ट की जान जाने के बाद रिश्ते काफी खराब हो गए थे। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान उस वक्त खुलकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर बरसे थे, लेकिन अब हालात बदले हैं। अब दोनों पार्टनर बन रहे हैं। टर्की और सऊदी ने सालों की तनातनी के बाद अब इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा लिया है। फिर भी ये तालमेल कायम रखना एक चैलेंज होगा, क्योंकि अभी ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें ईरान ने जो कुर्दिश फाइटर से हथियार जब्त किए थे उसमें से कई सारे मेड इन टर्की कहे जा रहे हैं। मतलब टर्की का हथियार इस्तेमाल किया गया था खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए। जाहिर सी बात है कि सभी मुस्लिम देशों के बात ये है कि भाई मैं यहाँ पे कोई सेक्टेरियन बात नहीं कर रहा, करा होगा टर्की ने, टर्की भी सुन्नी कंट्री है ना, अगर मैं उसका मान रहा हूँ तो फिर इनके भी तो, ईरान के भी तो थोड़े कपड़े उतारने चाहिए। क्या ईरानी वेपन इराक और सीरिया में उस खून रेजी के दरमियान इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था? क्या ईरान की प्रोक्सियां विथ फ्लैग यूज हुई थी या नहीं हुई थी? भाई मैं तो तब टर्की को गलत बोलूं ना, क्या टर्की गलत कर रहा है कि कुर्दिश, अच्छा कुर्दिश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है भाई? ये आप गूगल करो, यूट्यूब करो, इस कुर्दिश फोर्स को पालने वाला ईरान था। ईरान ही था जो कुर्द के लोगों को वेपन देता था, उसको अपनी प्रॉक्सी, थर्ड पार्टी प्रॉक्सी बना के यूज करता था। किस पे? सीरिया इराक के लैंड को कब्जा करने के लिए, जो कि भी सीरिया ने काफी सारा कुर्दों को भगा दिया। इजराइल और ईरान ये 2 लोग थे जो कुर्द लोगों में फ्यूल डालते थे। आज कुर्द इनके ऊपर आया तो क्यों नहीं टर्की अपना बदला लेगा भाई? क्यों नहीं अरब आगे बदला लेगा? आपने भी तो उनके उस टाइम के अंदर फ्यूल भरा था ना कुर्दों में। तो मैं ये समझता हूं इसमें आप किसी एक को गलत नहीं बोल सकते कि टर्की गलत है। टर्की का ये बोल सकते हो कि उसको मौका आज मिला है, इससे पहला पिछला मौका ईरान के पास था जो ये कुर्दों लोग को वेपन दे रहा था। असल में कुर्दों का लड़ाई जो है, बॉर्डर जो लगता है वो तो टर्की से लगता है भाई। असल फड्डा तो टर्की और कुर्दों का होता है।
लेकिन टर्की और कुर्दों के फड्डे में अगर आप सपोर्ट, ईरान कुर्दों को वेपन देगा, अपने क्या नाम है प्रोक्सियां, अपने बंदे वहां से भेजेगा, फिर लाले ये तो तू भुगतेगा जो तेरे साथ अभी हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। इंटरनेशनल इंटरेस्ट एक जैसे नहीं है। कुछ देशों की स्ट्रेटजी वेस्ट के करीब रही है तो कुछ रूस चीन ब्लॉक के साथ माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर इजिप्ट ने 2019 में अमेरिका के प्रपोज्ड अरब नेटो से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उसे डर था कि ईरान को दुश्मन मानने वाले अलायंस का हिस्सा बनने से इलाके में टेंशन नहीं बढ़ेगी। इजिप्ट की अपनी पॉलिसी भी रही है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का ऑफिशियल मेंबर बनने से बचेगा। ऐसे में क्या इजिप्ट एक नए अच्छा, ये पॉलिसी पाकिस्तान की भी रही है भाई। पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय बोला जाता है अमेरिका की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली नेटो अलाय जिस दिन गया वहां से मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि नेटो की फोर्सेस ने जब अफगानिस्तान सीरिया में उतरे थे, इराक में उतरे थे, तो समझ लो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही माना जाता है। जब भी पाकिस्तान कभी ऑफिशियलाइज नेटो में नहीं गया, अमेरिका क्लेम करते रहे नॉन नेटो अलाय, पाकिस्तान ने कभी इस चीज को ऑन नहीं करा, यही इजिप्ट ने करा। नेटो में खुले दिल से शामिल होगा, कहा नहीं जा सकता। इस तरह ओमान जैसे देश हैं जो सदियों से न्यूट्रल रहने में यकीन रखते हैं। ओमान ईरान का भी दोस्त है और सऊदी का भी, पर कोई एक साइड लेना उसकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। कुवैत और कतर जैसे छोटे मगर अमीर मुल्क भी सोच समझकर कदम रखते हैं। कतर तो कुछ साल पहले सऊदी यूएई ब्लॉक से अलग थलग पड़ गया था और उस पर ब्लॉकेड लगा था। अगर फिर कभी पॉलिसी को लेकर अनबन हुई तो अलायंस खतरे में। कतर इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क है कि एक दफा सऊदी ने प्लान बनाया कि भाई साहब कतर का ना पहिया जाम करना है, कतर को चारों तरफ से ब्लॉक करा। कतर ने वो टाइम भी खींच लिया। सोचो कतर कितनी अमीर कंट्री या कितनी नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई कंट्री है। फीफा का आइन चेंज करके कि फीफा का वर्ल्ड कप अपने में करा लिया और अपने असूलों के इससे भाई कोई अल्कोहल नहीं, बिना शादी शुदा को रूम नहीं मिलेगा, कोई एलजीबीटी के कोई झंडे वंडे यहाँ नहीं लाएगा वरना सीधा डंडा जाएगा। कतर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। कतर को तो एक दफा सऊदी ने भी करा था, तो मैं समझता हूँ कि सऊदी ने अपना नाम खराब करा था कतर से लड़के। कतर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ये छोटी सी सऊदी के मुकाबले में हर तरह से छोटी होगी, लेकिन ये इस मामले में इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि कतर का अगर आप करेंसी और सऊदी की करेंसी के कंपेयर करोगे, कतर करीब भी नहीं आने देगा सऊदी को। पड़ सकता है। तुर्की और यूएई का कुछ साल पहले लीबिया में आमना सामना हो चुका है। लीबिया में एक धड़े को टर्की सपोर्ट करता है और दूसरे को यूएई इजिप्ट सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे मामलों में अलायंस में कौन सी लाइन ली जाएगी? अभी भी सूडान के सिविल वॉर में पाकिस्तान सूडानी आर्मी को हथियार देने जा रहा है, जिसे सऊदी सपोर्ट करता है, जबकि यूएई सूडान की विरोधी आरएसएफ मिलिशिया को सपोर्ट कर रहा है। अगर अलायंस बना तो पहले आपसी मनमुटाव सुलझाने होंगे, वरना अंदर ही अंदर क्लैशेस चलते रहेंगे। पाकिस्तानी एनालिस्ट भी वार्निंग दे रहे हैं कि अरब दुनिया काफी बटी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान को भी अलग अलग खेमों में बैलेंस बना के चलना होगा। एक और सीरियस पेच ये है कि कुछ मुस्लिम देशों के रिश्ते इजराइल के साथ हैं तो कुछ की बिल्कुल नहीं। टर्की, ईरान, पाकिस्तान ने हमेशा इजराइल को नापसंद किया और फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने की बात की, जबकि यूएई, बहरीन जैसे देशों ने 2020 में इजराइल से डील करके दोस्ती शुरू की। अगर नया मुस्लिम अलायंस और अजरबैजान जो है वो तो वेपन लेता है भाई इजराइल से बनता है तो उसकी अप्रोच इजराइल को लेकर क्या होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन अभी के इशारों पर गौर करें तो सऊदी, पाकिस्तान और टर्की मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बना रहे हैं जिसका मकसद इजराइल को कंट्रोल भी करना है। खासकर हालिया गाजा वार के बाद इन देशों को लग रहा है इजराइल बेकाबू हो रहा है। दूसरी ओर यूएई जैसे पार्टनर इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए अलायंस के मेंबर्स को इस मुद्दे पर कॉमन पॉलिसी बनानी होगी, वरना फिर दरार आ सकती है। और आखिरी बात, नेटो जैसा अलायंस बनाना सिर्फ कागजी साइन से पूरा नहीं होता। नेटो में दशकों से मेंबर देशों की आर्मी के साथ मिलकर ट्रेनिंग करती आई हैं, उनके मिलिट्री स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेशन, कमांड सिस्टम, ये सारे मिलते जुलते। लेकिन मैं एक चीज में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, नेटो के पास वो नहीं है और इस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बिना नेटो के भी एक ऐसी चीज है, वो है प्रोक्सीज। ये शेख उसामा और वो अबू मोहम्मद अदनानी, वो सॉरी जरगावी वाला ग्रुप, मैं नाम नहीं ले सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू आ जाता है, उन जमात का ब्लैक फ्लैग, वाइट फ्लैग, ये यूरोप के पास नहीं है भाई, ये अमेरिका के पास नहीं है, ये है तो मुस्लिम वर्ल्ड के पास है। मतलब बिना नेटो की उनकी प्रोक्सियों से वो कंट्रीज लड़ती है। तो ये फर्क हैगा इनमें, मुस्लिम नेटो में और यूरोपियन नेटो में।
मुस्लिम नेटो को उस लेवल पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, एक बेस जरूर है कि 2015 में सऊदी ने 34, जो कि बाद में बढ़कर के 41 देश हो गए थे, इतने मुस्लिम देशों का एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया था ISIS से लड़ने के लिए। पाकिस्तान के जनरल रहल शरीफ को उसका कमांडर भी बनाया गया, मगर उसमें ईरान, इराक, सीरिया जैसे जो शिया मेजॉरिटी वाले मुल्क थे वो शामिल नहीं किए गए थे। तो सऊदी उस अलायंस का एक थे। तो वो प्रॉक्सी थी किसकी भाई? वो ब्लैक फ्लैग जिसका तूने नाम लिया है, ऐसे लीडर था, और ये एक सुन्नी कोalition बनकर रह गया था। जाहिर है एक सभी को शामिल करने वाला अलायंस बनाना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन अब उम्मीद की किरण दिख रही है। सऊदी और ईरान बातचीत से मसले सुलझा रहे हैं। टर्की और अरब में सुलह हो चुकी है। अब पाकिस्तान अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को भुनाने की फिराक में लगा हुआ है और बैलेंस बनाने में लगा हुआ है। इन सबसे बढ़कर अब सभी को एहसास है कि आपसे झगड़े को बुलाकर एक साथ आए बगैर उनका गुजारा नहीं है। यही वजह है कि पूरी दुनिया आज मुस्लिम नेटो की थियरी को सीरियसली ले रही है। अगर चलो हमारी तो बातें दुनिया में डिस्कस हो रही है, तू अपना तो बता अंडवे। और 33 कोटी, मेरे को लग रहा है 33 कंट्री का नेटो बना था यूरोप में, इनके भगवानों का नेटो बनेगा। वो तो कागजी भी नहीं होगा भाई, बस बोला है वो भगवान आएगी, कल की आएगा कल की। तू अपना पहले देख ला ले, तुम्हारी तो 3-4 जगह से तो फील्डिंग सेट हुई है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान।